तो मेरे प्यारे भाई, इस जो है रिएक्शन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। वो धातु का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, अगर हमेशा अम्ल के साथ रिएक्शन कराइएगा तो मुख्य रूप से आपका जो है लवण बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और जल बनेगा। अगला टॉपिक जो है क्या है, अगला टॉपिक है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। वो चाहे अम्ल हो या क्षारक हो, परस्पर जो है वो कैसे अभिक्रिया करता है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। अम्ल या क्षारक परस्पर वो जो है कैसे अभिक्रिया करता है, इस चीज़ को हम लोग जो है क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो आइए जो है हम इसको आगे पढ़ने की काम करते हैं। तो देखिए, इस रिएक्शन से हमको पता चल जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ है NaOH, यानी ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है। और आपस में रिएक्शन कर रहा है तो NaCl और जल बना है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी एसिड, यानी आपका कोई भी अम्ल और कोई भी क्षार, यानी कि कोई भी क्षार और कोई भी अम्ल आपस में रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या है, रिजल्ट है। और इसको हम लोग याद करेंगे। आगे चलते हैं। अगला लाइन है मेरा कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। यानी अम्ल जो है अगर किसी भी धात्विक के साथ अगर रिएक्शन करती है, किसी भी धात्विक के साथ अगर रिएक्शन करती है तो क्या होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से धातु के ऑक्साइड, अगर धातु के ऑक्साइड मुख्य रूप से अगर रिएक्शन करते हैं अम्ल के साथ तो भी लवण और जल ही बनाते हैं। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। अब आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। इस सभी हम लोग को चरों क्या समानताएं हैं, ये कोई विशेष नहीं है। और यहाँ से जो है मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो है कुछ आयन, धनायन और कुछ ऋणायन की बात किया गया है। और इसको हम लोग एक नज़र में हम देख लेते हैं। जैसे अम्लों में धनायन जो है H+ होता है, हाइड्रोनियम आयन। और ऋणायन जो है Cl में, जैसे Cl हो गया, क्लोरीन पर बॉन्ड एक खाली रहता है। उसके बाद HNO3 में NO3 और एक बॉन्ड, ऐसे CH3, ऐसे जो है ये धनायन और ऋणायन के बारे में जो है इस चीज़ को इसमें बताया गया है। और एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये NCERT का लाइन है तो यहाँ आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है, इस लाइन को देख लीजिए। कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बन भी सकता है, इसलिए एक भी लाइन हम लोग को नहीं छोड़ना है। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+, यहाँ देखिए अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करता है, इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय है। यानी अगर H+ जो है आपका, यानी हाइड्रोजन आयन अगर उत्पन्न नहीं होगा तो यानी कोई भी जो है पदार्थ जो है वो एसिड नहीं होगा। इस जो है लाइन से हमको, NCERT की इस लाइन से हमको यही चीज़ देखने को मिलती है, इसलिए उस लाइन को आप लोग ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारों का क्या प्रभाव होते हैं। यानी यदि मान लीजिए अगर विलयन है, अगर उसमें हमारा जल है तो उसमें जो है एसिड का या बेस का जो है क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका मुख्य रूप से कोई भी एसिड जल के साथ रिएक्शन किया तो HCl और H2O, मतलब एक एसिड है और एक जल है। तो ये आपका मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, एसिड, और ये आपका क्या हो जाएगा, जल। तो एसिड और जल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, H3O+ और फिर Cl। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और यहाँ से जब इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, NCERT का वो लाइन है, मेरा कोई लिखा हुआ लाइन नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन, पेंसिल चेंज कर लेते हैं, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। बात समझ में आ गया। यानी हाइड्रोजन आयन जो भी है, जैसे H+ है या H3O+ है, दोनों एक चीज़ है, वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, हमेशा जो है जल के अणुओं के साथ रहते हैं, यानी वाटर के पार्टिकल्स के साथ रहते हैं। तो इसीलिए इनको लिखने का तरीका NCERT की भाषा में ऐसे होता है। यानी जब हाइड्रोनियम आयन जो है मुख्य रूप से, आप इस यति को देखिए, हाइड्रोनियम आयन जो है मुख्य रूप से जो अगर रिएक्शन करता है जल से तो बनाता है H3, ये बनाता है H3O+, जो कि इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। अगला जो है कुछ रिएक्शन दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, इसको भी अगर आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और यहाँ से देख लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH से जल निकाला तो Na पर 1+ और हाइड्रोक्साइड पर 1-, ऐसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो है जल निकाल दिया गया तो पोटेशियम पर 1+, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जो है जल निकाल दिया गया तो मैग्नीशियम पर 2+। ये सब आयन है 2+। तो इस चीज़ को जो है आप देखिए कैसे काम करता है। अगला लाइन देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। बहुत बड़ा लाइन, यहाँ से डायरेक्ट जो है ऑप्शन सेट होता है, इस लाइन से डायरेक्ट ऑप्शन सेट होता है, इसलिए इस लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है, सभी क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श
साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। यानी मुख्य रूप से इसका ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको जितना जो है याद रखना होगा इस लाइन को याद रखिएगा। क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। कौन? सभी। यहाँ कुछ चेतावनी दिया गया है, इस चेतावनी को जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे, और ये चेतावनी जो है मुख्य रूप से यही है, चेतावनी जो है मुख्य रूप से यही है कि आपको इस चेतावनी को जब ध्यान से देखिएगा तो मुख्य रूप से आपका चेतावनी यही है कि सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह, और इस प्रकार दिया जाता है कि कोई भी अगर आप जो है अम्ल से अगर मान लेते हैं खेलते हैं, जैसे आपका बैटरी का हो गया H2SO4, अगर इससे आप खेलते हैं तो हाथ जल जाती है, तेजाब बन जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग जो है दिमाग में रखेंगे। आइए जो है इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पेंसिल का कलर जो है चेंज कर लेते हैं, और मैं कर लेता हूँ पेंसिल का कलर अपना रेड, क्योंकि आप लोग का फेवरेट है रेड। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए, जो कि मैं अभी बताया हूँ। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। कभी कभी ये लाइन बन जाता है, कैसे मिलाना चाहिए? तो धीरे धीरे जल में लगातार मिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाता है, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच के पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 केन के डिब्बा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बोतल पर चेतावनी के चिन्ह को जो है ध्यान रखिए, जो कि ऊपर में हम आपको बता चुके हैं। अगला है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन कमी हो जाती है, और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। बहुत बड़ा लाइन यहाँ से निकल कर आया, और इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन तो इसी लाइन से ही बनेगा। यहाँ से ध्यान से पढ़िए, बहुत बड़ा लाइन, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, जितना ध्यान से पढ़ना हो। कह रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने की आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यह अम्ल एवं क्षारक तनुकृत होते हैं। यानी देखिए तनुकरण क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो तनुकरण क्या है, एनसीईआरटी के एकदम लाइन के अनुसार आप देखिएगा तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में जो है प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, जो कि आपको ये मुख्य रूप से यहाँ दिया गया है। इसकी जो है आपकी क्या हो जाती है, इसकी जो है मुख्य रूप से इसकी कमी हो जाती है, इसीलिए जो है इसकी कमी हो जाती है, इसीलिए जो है आपका मुख्य रूप से जो है क्या हो जाता है कि वो एसिड या बेस तनुकृत हो जाता है। अगला लाइन पे देखते हैं, और यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट जो है शुरू हो रहा है। ये कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मेरे प्यारे भाई इस चीज़ को आप लोग दिमाग रखिएगा। और टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा है मुख्य रूप से टॉपिक हमारा यह है कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। टॉपिक हमारा यह है, इसके लिए मैं पेन आप लोग के जो है सहायता से मैं यूज करूँगा एकदम प्योर रेड। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों के उपयोग करके अम्ल एवं क्षारकों में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन के विलयनों की सांद्रता कम या तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन के उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल तथा क्षारक का कितना प्रबल है? इसके जानने के लिए सर्वाधिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सर्वाधिक सूचक किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन तथा विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक जो है अपना एनसीईआरटी का जो एक भाषा था इसको हम लोग हटाते हैं, और आगे जो है मुख्य रूप से जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है उस क्वेश्चन यहाँ से जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये वाला लाइन आप ध्यान से देखिए, देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, यहाँ देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। इस पीएच में पी सूचक है, पी क्या सूचक है, पी क्या सूचक है, जिसका अर्थ होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंज, और हिंदी में बोलते हैं पुषांश। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुषांश, और इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंज, पुषांश इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य रूप से जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति, यानी जैसे पीएच में जो है आपका पी जो है मुख्य रूप से आपका क्या है, तो पोटेंज है, और ये पोटेंज जो है आपका कौन सा वर्ड है? ये पोटेंज जो है आपका जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है पावर। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? जिसका अर्थ होता है पावर, जिसका अर्थ आपका मुख्य रूप से होता है पावर। अब देखते हैं शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अम्लीयता से 14 तक की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन के अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। उसके बाद जो है अगला लाइन जो है
हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का अर्थ हो गया यहाँ पे मुख्य रूप से आप समझिए एसिड, किसका? एसिड, यानी एसिड का अर्थ हो गया अम्ल, यानी अम्ल की जो है पीएच मान जितना कम होगा वो उतना प्योर जो है अम्ल होगा। अम्ल जो होता है क्या होता है, यानी अम्ल का जो है अब हम निर्धारित करेंगे पीएच स्केल मान से, और अम्ल का जो है हाइड्रोनियम आयन यानी एच जो है प्लस जो है जितना जो है कम होगा उतना ही जो है प्रबल अम्ल होगा। अब आइए हम देखते हैं किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है क्या होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और यह डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितने बार जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो विलयन हाइड्रोक्साइड यानी क्षारीयता को दर्शाता है, क्षार की शक्ति जो है बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सर्वाधिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब आइए इस जो है हम लोग को लिस्ट को देखते हैं, और इस लिस्ट को जो है हम लोग मुख्य रूप से देखकर समझने की काम करते हैं। देखिए आप ध्यान से समझिए, और हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। ये आपका जो एकदम लाइन हो गया, मुख्य रूप से देखिए फिगर में दिया गया, और ये लाइन किसका हो गया? 7 का। और 7 मतलब होता है पीएच मान में न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब साफ आप समझ लीजिए उदासीन, क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन हो गया। और इधर जैसे आप बढ़िएगा तो धीरे धीरे जो है आयन की मात्रा कम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर बढ़िएगा 8 9 10, फिर यहाँ 11, फिर यहाँ 12, ऐसे जो है ये वैल्यू जो है बढ़ता चला जाता है। अब मुख्य रूप से हमको समझने वाला बात यह है कि जैसे जैसे आप इधर बढ़िएगा इस डायरेक्शन में तो आपका एसिड जो है की मात्रा जो है बढ़ते चला जाएगा। फिर जैसे जैसे आप इधर बढ़िएगा इस 7 से तो आपका जो है बेस का जो है मात्रा यानी क्षार का मात्रा जो है बढ़ते चला जाता है। इसका निर्धारण होता है 0 से लेकर और 14 के बीच में। बाउंड्री का काम कितना पकड़ता है? 7 पर, जो कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जो कि जल का होता है, H2O का होता है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जल का जो पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। अब आगे जो है देखिएगा तो यहाँ पे जब आगे आइएगा तो मुख्य रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है इस पैमाने से जो है क्वेश्चन जो है बन जाता है, और पैमाना जो है बहुत अच्छा सेट हुआ है। इसको देखिए, जठर रस का जो वैल्यू होता है 1.2 होता है, जठर रस का वैल्यू 1.2 होता है। आप समझ सकते हैं कि जठर रस कितनी अम्लीयता है, क्योंकि आपको बताए हैं कि जैसे 7 से अगर आप इधर इस साइड बढ़ते हैं तो अम्लीयता बढ़ेगा, और 7 से अगर आप इस साइड बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ेगा। उसके बाद नींबू का रस का जो है लगभग पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जबकि ब्लड जो है जिसको हम लोग रक्त के नाम से जानते हैं, तो रक्त का जो पीएच मान जो है मुख्य रूप से 7.4 होता है। आप याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पीएच मान जो है एक्यूरेट 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है पीएच मान 14 होता है। यानी सबसे बेस्ट जो है हम लोग सबसे बेस्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सबसे बेस्ट हम लोग कह सकते हैं कि क्षारीयता कौन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसका पीएच मान एकदम 14 के बराबर होता है, जो कि एनसीईआरटी का प्रूफ है। तो यहाँ से आपको याद कर लेना है कि जठर रस का जो है वैल्यू कितना होता है। तो मेरे प्यारे भाई जठर रस का वैल्यू होता है 1.2। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि नींबू का रस का कितना होता है, 2.2 होता है। फिर जल का कितना होता है, तो 7 होता है। रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, तो 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, तो एक्यूरेट 14 होता है। और ये एनसीईआरटी का प्रूफ है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से जो है ऑथेंटिक तौर पर देखा जाता है। आगे जब देखेंगे तो अम्ल तथा क्षारक की शक्ति, थोड़ा तेज चलेंगे अब। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति जो है विलयन जल में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोल और विलयन लेते हैं तो वो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी जितने मात्रा में कोई भी एसिड अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा उत्पन्न करता है तो वो प्रबल एसिड है, और हाइड्रोनियम आयन कम जो है उत्पन्न करता है, यानी H जो है प्लस अगर कम उत्पन्न करता है तो वो जो है क्या है, वो दुर्बल एसिड है, वो दुर्बल अम्ल है, अम्ल कहलाएंगे। अब दैनिक जीवन में हम लोग का पीएच का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा शरीर 7.0 से यानी 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करता है। ये देखिए एनसीईआरटी के लाइन है, हम नहीं कर रहे हैं। 7.4 से लेकर 7.0 से लेकर जो है आपका मुख्य रूप से जो है 7.0 से लेकर जो है ये काम करता है 7.8 तक। तो आप याद रखिएगा मानव शरीर में जो आपका पीएच वैल्यू है 7 से लेकर 7.8 तक है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब देख रहे हैं एनसीईआरटी का डायरेक्ट ऑथेंटिक प्रूफ है कि एसिड रेन जो है, एसिड रेन के लिए क्या क्राइटेरिया है, एसिड रेन के लिए क्राइटेरिया पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से अगर कम हो रहा है तो एसिड रेन है, और कम नहीं हो रहा है तो वो एसिड रेन नहीं है। अब यहाँ डायरेक्ट एनसीईआरटी आप क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वहाँ से आप दूसरा डाटा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल पीएच मान कम हो जाती है, और ऐसे नदी में जलीय जीवधारियों की जो है उत्तरजीविता जो है क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है, यानी जीवन यापन कठिन हो जाती है। क्या आप जानते हैं? तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं और आप चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी जो है इस चैनल के साथ सूरजगिरी 01 के साथ जुड़कर कंटिन्यू पढ़ें और कंटिन्यू वीडियो को जो है देखें, अगर लग रहा है कि ये वीडियो जो है बहुत जो है बड़ा है तो आप जो है 1.5 2.5 पे स्पीड पे करके देख सकते हैं। तो आपको
लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है आप लोग कमेंट में जो है उत्तर जरूर लिखिएगा मेरे भाई, इतना जरूर सहयोग कीजिएगा। शुक्र वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है, और जीवन संभव है तो क्यों है? थोड़ा बीपीएससी की भाषा जोड़ दिए, क्यों है, थोड़ा ये उत्तर जो है आप लोग जरूर मेरे भाई खोज कर लिखिए। हमको बहुत खुशी हुआ कि आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को यहाँ तक देखें और यहाँ तक पढ़ रहे हैं। और इस जो है आपको लाइन से आपको ये भी पता चला कि जो आपका शुक्र ग्रह है, यानी जिसको हम हिंदी इंग्लिश में वेनस बोलते हैं, उसका जो लेयर है वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है, यानी H2SO4 का बना है। तो आप समझ सकते हैं कि H2SO4 का बना है तो इसमें एसिडिटी जो है कितना ज़्यादा है, और एसिडिटी ज़्यादा है तो क्या जीवन संभव है, यदि है तो कैसे है, इस चीज़ को आप लोग जरूर लिखें। धन्यवाद। अब जो है हम आगे की लाइन को जो है करते हैं। आगे की लाइन है कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। देखिए कोई भी किसान अगर खेती करता है तो उसको पीएच मान जो है इफेक्टिव करता है, यानी पीएच मान जो है इफेक्टिव करता है। अगर मान लीजिए खेत का अगर पीएच मान जो अगर कम हो जाए तो वो क्या होता है, वो जो है एसिडिटी हो जाएगा, यानी मुख्य रूप से आप कह सकते हैं अम्लीयता जो है, इसमें अम्लीयता जो है बढ़ जाएगा। अम्लीयता बढ़ जाएगा तो किसान क्या करेगा, मिट्टी का जांच करवाएगा। अब मिट्टी के जांच करवाने के बाद किसान क्या करेगा, तो उसमें मिलाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे मिलाएगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से जो है उस मिट्टी का जो है आपका क्या हो जाएगा, अम्लीयता जो है बढ़ जाएगा, क्षारीयता बढ़ जाएगा। क्षारीयता बढ़ जाएगा तो फिर पैदावार जो है होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा पाचन तंत्र जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें पीएच तंत्र का क्या उपयोग है उसके बारे में हम जानेंगे। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हम कहते हैं जिसको, उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर यानी उदर मतलब समझ रहे ना, पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड क्षारकों का उपयोग किया जाता है। और इस अध्याय में आरंभ ऐसा एक उपचार अपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक का जो है हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी जब इंसान जो है मान लीजिए आवश्यकता से अगर ज़्यादा खा लेता है तो इंसान का जो पेट होता है, मान लीजिए पेट है, तो इसमें क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है। और जैसे एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो एसिडिटी की मात्रा को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, बेस देना पड़ता है। अब बेस में हम किसका उपयोग करते हैं, तो एक दुर्बल जो है क्षारक का उपयोग करते हैं, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसका उपयोग करके जो हम लोग जो है एसिडिटी को क्या करते हैं, एसिडिटी को मुख्य रूप से कम करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए दांतों को खराब होने पर भी जो है पीएच का इफेक्ट है। अब आपको अगर सर कैसे दांत खराब होता है तो कैसे पीएच इफेक्ट करेगा, तो आइए देखते हैं। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय यानी दांत खराब होना शुरू हो जाता है। दांतों का इनामेल जो है, जो कि सबसे जो है इनामेल जो होता है सबसे जो है दांत का कठोरतम भाग है, जो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइड से बना होता है, या कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। अभी जो मैं बोला हूँ ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 कम होने से संचारित होता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट साकरा एवं खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसका बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। हम कह सकते हैं कि दांत जो हमारा होता है, जो दांत जो हमारा बना होता है मुंह का, वो दांत जो है मुख्य रूप से बना होता है इनामेल का। क्या चीज़ का, इनामेल का। और इनामेल का जो दांत बना होता है उसमें पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइड, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। और क्रिस्टलीय रूप होने के कारण जो है मुख्य रूप से क्या होता है कि जब पीएच मान 5.5 से जो कम हो जाता है तो दांत अस्थि क्षय यानी दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है। अब आगे देखेंगे पशुओं में, पौधों में, अब आगे देखेंगे पशुओं में उत्पन्न रासायनिक, ठीक से एक बार पढ़ लेते हैं। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी कभी आपने मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी को डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा, देखिए यहाँ ध्यान से, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आपको क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े अगर एसिडिटी होगा तो आपको क्या खाना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्या खाना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाना है, यानी जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल रहे हैं। अगर आपको जो है मधुमक्खी डंक मारी है तो डंक में हम लोग यूज करेंगे बेकिंग सोडा। क्या चीज़ यूज करेंगे मेरे प्यारे भाई, बेकिंग सोडा यूज करेंगे। अब आइए इस जो है चैप्टर से आप ध्यान से देखिए, और यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है आपका बनता है, तो इस चैप्टर को जो है पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आइए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर क्या है, तो चैप्टर है आपका नेटल एक शाकीय जो है, नेटल जो है, एक मिनट रुकिए थोड़ा और बड़ा कर लेने दीजिए मेरे दोस्त, ताकि आप लोगों को जो है देखने में दिक्कत ना हो। नेटल जो है एक शाकीय, यहाँ देखिए, नेटल जो एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनाइक अम्ल का स्त्राव होता है, यानी इसमें जो एक छोटा छोटा ऐसे बाल होता है जिसे हम लोग जो है मेथनाइक अम्ल, इससे क्या स्त्राव होता है, मेथनाइक अम्ल का स्त्राव होता है। और उसी के स्त्राव के कारण जो है क्या होता है, दर्द होता है। पारंपरिक तौर पे इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डंक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डंक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप
आप अब जान गए होंगे कि अगली बार कि पहाड़ों पर आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते समय गलती से अगर नेटल की पौधे छू जाए, यानी गलती से अगर आपको नेटल की पौधे छू जाए, यानी आपको मेथेनोइक अम्ल जो है का स्राव अगर आपके बॉडी पर लग जाए या चुभ जाए, तो आपको जो है क्या होगा, डंक जैसा दर्द होगा। उसके लिए हम हमेशा डाक की पत्ती का जो है क्या करते हैं, उपचार करते हैं। इस लाइन से हमको इतना ही जो है समझ में आया और इतना ही आपको भी समझ में आना चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं। अब मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे प्राकृतिक स्रोत अम्ल, प्राकृतिक स्रोत और फिर अम्ल। यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल, नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल। तो देखिए लगातार जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा, तो इधर कोई भी बना लेता है। लगभग जितने भी साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये सब चीज़ जो है याद रहता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें ना, तो मुख्य रूप से मेरे भाई क्वेश्चन जो है अगर बनाना चाहे तो अब विभाग जो है क्वेश्चन मुख्य रूप से यहाँ से अगर बना सकता है, यहाँ से चींटी का डंक तो मेथनोइक अम्ल और नेटल का डंक तो मेथनोइक अम्ल। अगर जो विद्यार्थी एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो है नेटल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये केवल एनसीईआरटी में लिखा है। ये नेटल वाला, ये दूसरा किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। और फिर वहाँ इंसान जो है कन्फ्यूजन में आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो देखिए क्वेश्चन मुख्य रूप से आपका कहाँ से आया, तो एनसीईआरटी के बुक से आया, जो कि नेटल का डंक जो है मेथनोइक अम्ल में पाया जाता है। आगे जो है हम लोग चलते हैं, आगे जो इस टाइप से प्रश्न है, और आगे जो है लवण के संबंध में अधिक जानकारी हम लोग जो है जानेंगे। लवण का जो है पीएच मान क्या होता है और उसके बारे में हम देखेंगे। साधारण नमक से रसायन जो है कैसे होता है। ये जो आपका दांडी यात्रा का देखिए फोटो जो है गांधी जी का दिया गया है, और आप गांधी जी को मानते हैं कि ये राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाया है, तो आप एक बार जो है जरूर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जय हिंद, जय हिंद लिख दीजिएगा। अभी तक हम आपको दो चीज़ के लिए कमेंट करने के लिए बोल चुके हैं। पहला कमेंट आपको यह करना है कि शुक्र पर जो है H2SO4 का जो है लेयर है, क्या उस पर जीवन संभव है तो कैसे, ये बताना है। दूसरा गांधी जी के जो है मान सम्मान के लिए आप एक बार जय हिंद जो है जरूर लिख दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है जरूर जय हिंद जो है लिखेंगे। चलिए आइए हम जो है देखते हैं, और जय हिंद लिखते हैं तो हमको पता चलेगा कि आप जो है यहाँ तक जो है इस यात्रा को सफल करके आए हैं, और एक पूरे चैप्टर जो है इसका निचोड़ जो है इतने कम समय में पढ़ लिए हैं। अगर आप नॉर्मल पढ़ने बैठिएगा तो 1 घंटा में पूरे चैप्टर इतने समझ के आपको पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, जो कि आपके इस चैनल पर उपयोग करा दिया गया है। आप इसको 1.5 1 पॉइंट जो है जितना में करके देखना हो आप करके देख सकते हैं। आइए देखिए साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इस लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में हमने देखा हुआ कि एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार का यह क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। कौन सा नमक कहते हैं, खनिज नमक। कौन सा रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के बाद समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी का दांडी यात्रा के बारे में सुना होगा कि आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। बिल्कुल, नमक तो एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। और आप हमको दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमको लिख कर बताइएगा कि दांडी यात्रा कब हुआ था। दांडी यात्रा कब हुआ था। देखते हैं कितना लोग आप लोग जीएस पढ़ते हैं। दांडी यात्रा कब हुआ था, और हमसे ये भी आप बताइएगा कि दांडी यात्रा में गांधी जी कितना दूर पैदल चले थे। गांधी जी पैदल की यात्रा कितना किए थे, पैदल की यात्रा कितना किए थे, यात्रा कितना किलोमीटर किए थे। इस चीज़ को भी हम देखते हैं कि आप बता पाते हैं कि नहीं, कितना किए थे, इस चीज़ को भी आप जरूर लिखिएगा। आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं, जिसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, NaOH होता है, और ये मुख्य रूप से जो है रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इसको जो हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिए सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl बोलते हैं, कि जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी का बन जाएगा। अब देखिए कितना छोटा वर्ड है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्वेश्चन पूछेगा क्लोर क्षार प्रक्रिया निम्न में से कौन है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित, यानी करंट प्रवाहित करने पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम लोग जो है इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया आप समझ के क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। और हम देख सकते हैं कि NaCl को जब जल से रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और मुख्य रूप से जो है अगला लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ से ये लाइन कि क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मुक्त होती है। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं क्या कहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से। बार बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोर जो है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस होती है मुख्य रूप से किस पे जो है उत्पन्न होती है, एनोड पे उत्पन्न होती है कि कैथोड पे उत्पन्न होती है। तो आंसर याद रखिएगा, क्लोरीन गैस जो है हमेशा क्लोर क्षार जो है प्रक्रिया में मुख्य रूप से मेरे प्यारे भाई एनोड पर उत्पन्न होती है, और हाइड्रोजन गैस आपके कैथोड पर उत्पन्न होती है। इस चीज़ को जो है याद रखिएगा।
और यहाँ देखिए एनोड और कैथोड का बजाते जो है पूरा फिगर बनाया गया है। इस फिगर को आप देखना चाहते हैं तो आप ध्यान से जो है देख लीजिए क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम देखते हैं। विरंजक चूर्ण को हम लोग बारे में जानते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण और जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी जो विरंजक चूर्ण है मुख्य रूप से किससे बना होता है? क्लोरीन से बना होता है। और क्लोरीन से जो है हम लोग मुख्य रूप से क्लोरीन से जो है क्या बनाते हैं? विरंजक चूर्ण बनाते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यह वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। अब देखिए इसको मुख्य रूप से जो है जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से तो आपको विरंजक चूर्ण मिलेगा जिसका फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है बार बार विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है। देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग देखिए वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लाउंड्री के साफ सफाई, कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपाचयक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के रूप में। मुख्य रूप से इसका 3 रूप में जो है यूज होता है। यहाँ पे रखिएगा सूती वस्त्र के उद्योग में, उसके बाद लिनेन के विरंजन करने में, फैक्ट्री में लकड़ी को मज्जे करने में, लाउंड्री मतलब साफ सफाई में, उसके बाद रासायनिक उद्योगों में भी होता है और पीने वाले जल जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी जो है इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। तो ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आपका ए वाला पॉइंट से यहाँ से बनता है, पीने वाले जल की जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए जो है आपका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा के बारे में हम जान लेते हैं। चैप्टर के हम लोग लास्ट तक चल रहे हैं। बेकिंग सोडा को जानते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता पकौड़ी आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता को पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा मूल पदार्थ के रूप में। देखिए एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की एक एक बात अपने आप में क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, क्या होता है? वैल्यूएबल होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो है मुख्य रूप से उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। मूल पदार्थ यानी जो रिएक्शन में बना उसी का डायरेक्ट जो है उपयोग हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो एक मूल पदार्थ के रूप में जो है क्या होता है, बनता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखिएगा। अब आइए इस रिएक्शन को हम जब ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जब NaCl सोडियम जो है, जब NaCl साधारण नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और फिर NH3 यानी अमोनिया आपस में रिएक्शन करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4Cl और फिर जो है यहाँ सोडियम जो है बाइकार्बोनेट बनाता है। और इस रिएक्शन को आप लोग बहुत दिमाग में रखिएगा क्योंकि जो है बहुत लंबा जो है रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को दिमाग में रखना ही जो है हमारी बहादुरी है। जब भी जो है साल्ट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया देख रहे हैं, चार रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4Cl और फिर सोडियम जो है बाइकार्बोनेट बनाता है। और फिर जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है हीट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है क्या हीट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है हम फिर जब हीट देते हैं तो मेरे साथियों हीट देने के बाद जो है फिर टूट जाता है किस में, तो सोडियम कार्बोनेट में, फिर जो आपका जल में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी सोडियम जो है बाइकार्बोनेट को हीट देने पर जो है टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में, जल में और CO2 में। तो इस चीज़ को, इस रिएक्शन को भी जो है मुख्य रूप से मेरे भाई आप लोग दिल में जो है बसा के रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ देता है कि सोडियम जो है बाइकार्बोनेट को हीट देने पर निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जानते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जो बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो यह जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। यानी बेकिंग सोडा को अगर हम जो है मुख्य रूप से अगर जो है रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोनियम आयन से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और फिर अम्ल का सोडियम लवण भी बनाता है। इसका उपयोग अगर हम मुख्य रूप से देखते हैं तो आप देखिए इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है और इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटा एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता उदासीन करके राहत पहुंचाता है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। यानी मुख्य रूप से जो है आप देखिएगा तो इसका उपयोग जो है 2 तरीका से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो है क्या होता है, एंटा एसिड होता है। यहाँ पे याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो है एंटा एसिड होता है जो कि क्षारकीय होने के कारण यह पेट की अम्लीयता को दूर करने में जो है राहत पहुंचाता है और इसका उपयोग सोडा अम्ल के अग्निशामक के रूप में जो है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में जो आग बुझाने के रूप में भी किया जाता है। अब धोने का सोडा का फॉर्मूला हम लोग जो है याद रखेंगे और धोने का सोडे का फॉर्मूला का जो है मुख्य रूप से क्या है, धोने का सोडा यानी Na2CO3 × 10H2O धोने का सोडा एवं अन्य रसायन जिससे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर आप देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे Na2CO3 को क्रिस्टलीकरण करेंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका जो है धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O जो है आपको प्राप्त हो सकता है। और इस जो है फॉर्मूला को आप मुख्य रूप से जो है मेरे सभी भाई याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं धोने सोडा का उपयोग क्या है। तो देखिए धोने के सोडा का उपयोग क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। सोडियम उपयोग, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तब याद रखिएगा धोने का सोडा का जो है लिंक किसके साथ है, बोरेक्स के साथ। बोरेक्स के साथ जो इसका लिंक है, याद रखिएगा कि इसका उपयोग जो है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है और जल में अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जल में अस्थायी कठोरता, जल में, ध्यान रखिएगा, जल में अस्थायी कठोरता, जल में अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग होगा, धोने वाला सोडा यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, उसके कारण जो है, उसके माध्यम से जो है जल की अस्थायी कठोरता हटाने का लिए जो है क्या होगा, यूज होगा। आइए हम जो है इस फिगर को देखते हैं और इस फिगर में क्या कर रहा है, इस फिगर में क्रिस्टलन, इस फिगर में क्या कर रहा है, क्रिस्टलन का जल हटाना। क्या है, एक प्रखनली का जो है, प्रखनली पकड़ने वाला एक चिमटा लिया है, क्वेश्चन नली है, जल की बूंद है, कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल है। आइए इसको ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि बहुत छोटा रहेगा तो आँख से नहीं दिख पाएगा, और इसको आप हम कहेंगे कि लैंडस्केप व्यू में ही आप करके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। सूक्ष्म दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। सूक्ष्म दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है और जब क्रिस्टल गर्म करके ये जल हट जाता है तो लवण का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग कैसा आ जाता है, नीला आ जाता है। यानी देखिए मुख्य रूप से जो है कॉपर सल्फेट जैसे जो है क्रिस्टल होगा, जल हट जाएगा गर्म होकर तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, उजला हो जाएगा, और फिर जैसे उसको जल में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एक फॉर्मूला जो है और ये परिभाषा याद रखिएगा, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु उपस्थित होते हैं, 5 अणु। और जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2। आप देख सकते हैं तो इसमें कितना अणु है, जल का 5 अणु, यानी 5 जल है। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप जो है बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि Na2CO3 × 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है और इसमें क्रिस्टल के जल के और इसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 10H2 होता है और इसको हम लोग जो है जिप्सम के नाम से जानते हैं। अब ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार के आपका लवण ही है, ये भी एक प्रकार की लवण ही है। और जिप्सम जो है एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है और इसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र इतना है, यानी इसमें कितना अणु, 2 अणु में। सोडियम कार्बोनेट अभी हम लोग देखे हैं, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने वाला, इसमें कितने अणु है, तो इसमें 10 अणु है। इसमें कितने अणु है, तो इसमें 10 अणु है। और इसमें जो है CuSO4 × 5H2O, इसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसमें कितने अणु है, तो इसमें 5 अणु है। और जबकि जिप्सम में कितना अणु है, तो जिप्सम में आपका अणु जो है मात्र कितना है, 2 है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, तो याद रखिएगा। इस लवणों का उपयोग पर हम ध्यान देते हैं। अब आगे आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जो है हमेशा 10th के डायरेक्ट जो है बोर्ड में बनता है। तो कोई आपके बच्चा जो है या आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जो है मुख्य रूप से ये क्वेश्चन को जो है इंपॉर्टेंट कर लें, या अगर आप जो है आपके घर में कोई दोस्त है, आपका भाई है 10th का एग्जाम दे रहा है तो उसको बता दीजिएगा। जिप्सम को 373 केल्विन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके या जल के अणुओं को त्याग कर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम लोग बोलेंगे CaSO4 × 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसे हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O, CaSO4 × क्या हो जाएगा, 1/2H2O हो जाएगा। इस पदार्थ का उपयोग और डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी इसका उपयोग हम लोग डॉक्टरी में जो है हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैसा चूर्ण है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः यह जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ जो है आपका क्या करता है, देता है। तो सबसे पहले यहाँ से यह समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × 1/2H2O, यहाँ सूत्र लिखा गया है। दूसरा, इसको कितना डिग्री पर गर्म करेंगे, तो 373 डिग्री पर, 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। तीसरा चीज़ कि ये जो है कैसा चूर्ण होता है, तो सफेद चूर्ण होता है। चौथा चीज़, जब इसे पुनः जल में मिलाया जाता है तो क्या देगा, तो यह जो है जिप्सम देगा। जिप्सम का जो है फॉर्मूला हम अभी पीछे आपको बता चुके हैं, CaSO4 × 10H2O, सॉरी 2H2O,
CSO4 इंटू 2H2, और आपका इस टाइप से जो है रिएक्शन होता है और आपका मुख्य रूप से जो है जिप्सम बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप से जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CSO4 के 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट के सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मुख्य रूप से खिलौना बनाने के लिए, सजावट के सामान के लिए, डॉक्टरी में जो हम बताएं हड्डी को जो एक जगह पर रखने के लिए, और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। आइए पूरे एनसीईआरटी जो हमने पढ़ा उसका जो है एक समरी जो है हम लोग शॉर्टकट समरी उसका देख लेते हैं कि एक्चुअली जो है चैप्टर में हमने क्या सीखा, उसका एक रिमाइंडर जो हम लोग अपने मन में कर लेते हैं और यहाँ समझ लेते हैं। अम्ल, क्षारक, सूचक, रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। सूचक के रूप में हम आपको बता चुके हैं, सूचक जो होता है लिटमस जो होता है थैलापैठा समूह के लीचेन से निकाला जाता है, और यह लिटमस जो होता है मुख्य रूप से यह जो है नेचुरल होता है, जैसे हल्दी हो गया, जबकि कुछ संश्लेषित होते हैं सिंथेटिक होते हैं जिसमें फेनिलेफ्थिलीन हो गया, और ऐसे जो है आपको ये क्या होता है संश्लेषित होते हैं। उसके बाद विलयन में आप याद रखिएगा, विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, और विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के पदार्थ के कारण ही प्रकृति क्षारीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है क्या करता है उत्पन्न करता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण करता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण का भी क्या होता है निर्माण होता है, जिसका ऋण आयन एक धातु के ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। आगे देखते हैं, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और फिर जल जो है H2O उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय जो विलयन होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल की क्षारक की प्रबलता हम देख सकते हैं 0 से लेकर 14 तक, जिसका खोज जो है पीएच का जो खोज जो है पीएच वैल्यू का खोज जो है सोरेनसन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा सोरेनसन के द्वारा, जिसमें पी जो है क्या एक सूचक है जिसका है जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शशांक, उसका और इंग्लिश होता है पोटेंज। क्या होता है पोटेंज, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। अगला जब हम देखेंगे यहाँ से तो याद रखिएगा कि एक उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। सबूत जीवों में उपचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा तक होती है। सांद्र अम्ल या क्षारकों के जल के साथ मिश्रित करना अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो आदमी अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि सांद्र अम्ल या क्षारकों को जल के साथ यानी किसके साथ जल के साथ मिश्रित करना क्या है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है ऊष्मा निकलना, यानी जब भी अम्ल और क्षारक को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऊष्मा निकलेगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई अगला जो है लाइन है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग तो हम लोग के खाने में ही है। बिना नमक का खाना अच्छा लगता है। तो मेरे साथियों मेरे दोस्तों आज जो है यह चैप्टर मुख्य रूप से आपका समाप्त हो गया, और अभी हमको टाइम लगा 1 घंटा 13 मिनट, कंटिन्यू मैं 1 घंटा 13 मिनट बोलता रह गया और यह चैप्टर समाप्त हो गया। और आप चाहते हैं कि अभी अपने लक्ष्य को जो है अभी अपने टारगेट को जो है एज्यूम करें, टारगेट को जो है प्राप्त करें, तो दोस्तों आप जो है इस एनसीईआरटी का जो है कोर्स जो है लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आगे भी जो है वीडियो आते रहेगा और आप जो है लैंडस्केप व्यू में जो है इसको बढ़ाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।